हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू जेंजी क्लासेस। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। काफ़ी दिनों का गैप के बाद हम वापस मिल रहे हैं। तो जैसे हमने कि सोशल साइंस के ज्योग्राफी के चैप्टर में किया था, 90 मिनट्स में हमने 60 क्वेश्चन को राउंड ऑफ किया था, जिसमें 25 एमसीक्यूज थे, 25 आपके वन वर्ड थे, एंड देन वी हैव 25 शॉर्ट आंसर टाइप और 15 लॉन्ग क्वेश्चंस थे। सिमिलरली उसी वे में, उसी स्पीड में हम इस बार पॉलिटी के 90 क्वेश्चंस को एक घंटे में सॉल्व करेंगे। और एक घंटा नहीं, वी विल ट्राई कि हम एक घंटे से कम में करें, 50 मिनट्स, 45 मिनट्स। जैसे जैसे इस टाइप की वीडियोस आती जाएंगी, हमारी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी और एक मूवमेंट ऐसा बनेगा जब हम 30 या 40 मिनट्स में 90 क्वेश्चंस को इजीली शॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि एक घंटे में खत्म भी करना है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले वी विल गो फॉर 25 एमसीक्यूज, देन वी विल गो फॉर 25 one word, then we will go for 25 short answer type question and 15 long answer type question, starting with your 25 mcqs. Okay, the first question is, who defined democracy as government of the people, by the people और for the people? ये जो डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये किसने दी थी? नेल्सन मंडेला नहीं, ये तो अफ्रीका में थे। अंबेडकर ने नहीं दी थी, जॉन लोकी ने नहीं दी, अब्राहम लिंकन, जो इसका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। फिर है, विच कंट्री इज द एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी? अब देखो, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, ईरान में थियोक्रेसी, एक पर्टिकुलर रिलीजियन का बंदा हेड होता है, और मिलिट्री रूल एक पाकिस्तान में आ गया था और कई कई जगह पे है, पर इंडिया में डेमोक्रेसी होती है प्रॉपर तरीके से। फिर है, इन आर डेमोक्रेसी अल्टीमेट पावर लाइज विद, डेमोक्रेसी में सारी पावर्स किसके हाथ में होती है? आर्मी के हाथ में, राजा के हाथ में, लोगों के हाथ में, जजों के हाथ में। तो आंसर विल बी पीपल, क्योंकि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। उसके बाद आता है, कौन सा, विच फीचर अलाउ सिटीजन टू चूज द लीडर्स? जब हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं तो उस फीचर को क्या नाम दिया जाता है? जुडिशियरी नहीं, जुडिशियरी क्या करता है? लॉ मेंटेन करता है। मोनार्की में राजा रानी वाला सिस्टम होता है, डिक्टेटरशिप में एक पर्सन रूल करता है। तो आंसर विल बी इलेक्शंस। इलेक्शंस में आप अपने लीडर्स को चूज करने का मौका आपको मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद है, डेमोक्रेसी इंश्योर्स, डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करता है? कि इक्वलिटी मिले, डिस्क्रिमिनेशन मिले, स्लेवरी मिले या टायरनी मिले। तो आंसर विल बी इक्वलिटी। डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि हर पर्सन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए और इक्वलिटी स्टैब्लिश हो। कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, विच कंट्री इज रूल्ड बाय हेरिडेटरी मोनार्क? हेरिडेटरी मोनार्क का मतलब होता है, एक जो मोनार्क है, आने वाली उसकी पीढ़ी ही मोनार्क की में जो हेड पोस्ट होगी वो उनको मिल जाएगी। तो इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, नॉर्थ कोरिया में अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, दुनिया को वो डेमोक्रेसी दिखाते हैं पर वो डिक्टेटरशिप है, और ईरान में थियोक्रेसी। आंसर विल बी जापान। अगला है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लीडर सबसे बड़े हैं, या आर्मी लॉ को कंट्रोल करेगी, या रिच लोग जो होते हैं उन्हें चीज़ों से एग्जेम्प्ट, मतलब उनके ऊपर आप रूल्स वगैरह नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि हर इंसान लॉ के अंडर बराबर, अमीर गरीब, जो ज़्यादा कमाता है, जो कम कमाता है, कोई कैसा भी हो। उसके बाद आता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज प्रैक्टिस्ड इन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे हमारी कंट्री में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मैं जिसको चूज करता हूँ वो आगे लोगों को चूज करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप सीधे हेड को चूज करते हो। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंशियंट एथेंस में थी। कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया कर देंगे, इंडिया नहीं रहेगा इसमें, एथेंस था जो वहां पे सबसे पहले ये हुआ करता था। उसके बाद है, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से क्या है जो डेमोक्रेसी में नहीं होता? फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं डेमोक्रेसी में। अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट को लोगों को आंसर करना पड़ता है, कि वैसे करती नहीं है गवर्नमेंट, पर आंसर बुक के हिसाब से, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूँ तो उनको आंसर करना पड़ेगा कि कंट्री में ऐसा क्यों कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी है और रूल ऑफ लॉ है। डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप दोनों अलग चीजें, डिक्टेटरशिप नहीं होती। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट सिटीजन राइट? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है इंडिया में जो लोगों के राइट पे ध्यान देता है कि लोगों के राइट उन्हें प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो आंसर इज जुडिशरी। आर्मी का अलग काम है, मीडिया का अलग काम है, और बिजनेस का काम अलग है। हम बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, देखो दो डेमोक्रेसी में, एक तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होती है जहां प्रेसिडेंट हेड होता है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है जहां पे प्रेसिडेंट को उतना अथॉरिटी नहीं मिलता है। तो इंडिया में है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आप प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वो अमेरिका उसका आंसर आएगा, रशिया भी उसका एग्जाम्पल आ जाएगा। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी देखो, इंडिया, यूके, यूएसए, जापान। तो यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। जापान में हमने पढ़ ही लिया था अभी कि मोनार्की है काइंड ऑफ, इंडिया में डेमोक्रेसी आ जाता है। यूनाइटेड किंगडम में मोनार्की, किंग क्वीन सिस्टम, क्वीन एलिजाबेथ का आपने नाम सुना होगा। डेमोक्रेसी क्या प्रमोट करती है? ऑपरेशन फियर, डिक्टेटरशिप नहीं। डेमोक्रेसी आपको पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करती है, कि हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए और अपनी गवर्नमेंट को प्रमोट करे कि भाई अगर गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी तो हम खुद कर सकते हैं। उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया को जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो उसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की बात करते हैं तो मैं इंडिया की बात करता हूँ। तो हेड ऑफ द स्टेट का, इसमें लिखा है द हेड ऑफ द स्टेट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की में हेड कौन होता है?
प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो ये तो होंगे ही नहीं ना, गवर्नर होगा। जो वहाँ का मोनार्क होगा, जो वहाँ का राजा होगा, वो हेड होगा, जैसे कि क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स, हम ब्रिटेन की अगर बात करें तो। उसके बाद विच इज अ चैलेंज टू डेमोक्रेसी, इनमें से क्या है जो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है? इक्वेलिटी तो अच्छी बात है, राइट्स भी अच्छी चीज है, जस्टिस। चैलेंज क्या है? मतलब जो डेमोक्रेसी के खिलाफ काम करता है वो है करप्शन। तुम्हें हर जगह दिख जाता होगा, 100, 50, 200, 500 के लिए लोग जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जांपल, आधे लोगों को पता ही नहीं कि ड्राइविंग लाइसेंस 1000-1500 में गवर्नमेंट फीस है, पर लोगों को लगता है ड्राइविंग लाइसेंस की फीस ही 4500 रुपए, 5000 रुपए, जबकि वो करप्शन है। अगर आप प्रॉपर टेस्ट देंगे तो 1300-1400 रुपए में आपका अच्छा पूरा हैवी वाला लाइसेंस बन के घर आ जाएगा, ठीक है। तो करप्शन बहुत ज्यादा है डेमोक्रेसी में। सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट बैलेट क्या होता है? जैसे आज की डेट में तो ईवीएम आ गए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, ऐसे कुछ डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शायद। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको एक पेपर पे उसको फोल्ड करके जो भी, जिसको भी आपको वोट देना उसको बॉक्स में डालना पड़ता था, और वो पेपर कोई नहीं खोलेगा, फिर उन बॉक्सेस की काउंटिंग होती थी, तो उसको बैलेट पेपर बोलते थे। क्या बोलते थे? बैलेट पेपर। इस टाइप से सीन रहता था। तो बोल रहा है सीक्रेट बैलेट जो होता है, वो बैलेट पेपर क्या इंश्योर करता है कि सबको वोट करने का मौका मिले? नहीं, मेरी मर्जी है, मैं नहीं जा रहा। उसके बाद बाइज्ड वोटिंग, एक पर्सन को हम वोट करने के लिए मजबूर करें, इसको वोट कर दो, नहीं। या रेस्ट्रिक्टेड वोटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बैलेट पेपर से फ्री वोटिंग होती है, मुझे जिसको वोट देना है मैं चुपचाप नाम लिख के उस पर्चे में डाल दूंगा। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? पढ़ा चुके हैं, 18 साल से ऊपर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, गर्ल, बॉय, अंकल, आंटी, डिसेबल हो या प्रॉपर फिजिकली फिट हो, कोई कैसा भी हो, बस आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और 18 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, तो आप वोट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी क्या प्रोटेक्ट करती है? प्रॉपर्टी को, या सिर्फ मेजोरिटी को, या लीडर्स के राइट को? नहीं, डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स की, अगर आप एक इंसान है, जिंदा है, तो किसी भी टाइप के आप कुछ भी हो, आपके ह्यूमन राइट को डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ेगा लोगों को कि कोई भी काम अगर वो कर रही है, जैसे लीडर्स आंसर टू द पीपल। उसके बाद लास्ट 20 क्वेश्चन है, अपोजिशन इज एसेंशियल बिकॉज। और डेमोक्रेसी में एक पार्टी का रूल रहता है, तो अपोजिशन पार्टी, जैसे इंडिया में आज बीजेपी लीडिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वगैरह, सब अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि इट चेक्स गवर्नमेंट, वो जो भी लीडिंग गवर्नमेंट है उस पर हमेशा नजर रखती है कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर वो प्रॉपर तरीके से नजर रखेगी कि किसी भी टाइप की गलती होगी तो हम इन्हें पकड़ लेंगे, इनकी कमियों को गिनाएंगे लोगों को, ताकि अगली बार हमें मौका मिले आने का। तो जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो बहुत ध्यान रखती है कि कोई भी रूल ऐसा पास ना हो जाए जिससे हमारी इमेज पे इम्पैक्ट पड़े और अगली बार इलेक्शंस में हम हार जाएं। उसके बाद है अपोजिशन इज एसेंशियल, ये मैंने बता दिया। मीडिया इन डेमोक्रेसी एक्ट एज, मीडिया क्या काम करती है? मीडिया वॉच डॉग का काम करती है, कि भाई वो नजर रखती है कोई भी पार्टी, कोई भी रूलर, अपोजिशन हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो जो एग्जाम करा रहा है, कोई किसी भी टाइप का हो, सब पे मीडिया नजर रखती है, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको आम जनता तक पहुंचाना ये मीडिया का काम होता है, विदाउट एनी बाइज्डनेस। बाइज्डनेस का मतलब किसी एक तरफ की बुराई करते रहें और एक तरफ की अच्छाई करते रहें, ऐसा नहीं। जो गलत है वो है, जो सही है वो है। ये काम एक्चुअल काम होता है मीडिया का, करना कुछ नहीं है मीडिया ने। पर जो अगर ऑन पेपर बात करूं तो मीडिया का ये है प्रॉपर काम, करते वो कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी डिसीजन आर बेस्ड ऑन, डेमोक्रेसी में डिसीजन किस चीज पे बेस्ड होते हैं? मेजोरिटी रूल, जिससे ज्यादातर, अगर देखो 100 करोड़ के 100 करोड़ या 500 करोड़ लोगों को फायदा हम नहीं दे सकते, 150 करोड़ हमारी लगभग पॉपुलेशन है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, अप्रोक्सीमेट। तो आप 150 करोड़ लोगों को प्रॉफिट नहीं कर सकते, पर 150 करोड़ लोगों में से कोशिश रहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिस चीज में फायदा होगा उसको हम, उसके ऊपर रूल्स बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी के डिसीजन मेजोरिटी, ज्यादातर लोगों को फायदा होना चाहिए, उस पर बनते हैं। सिटीजन पार्टिसिपेट थ्रू, सिटीजन कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में? इलेक्शन के थ्रू। मैं या तो मैं खुद भी लड़ सकता हूँ, या फिर जो मेरा काम नहीं कर रही गवर्नमेंट उसको चेंज भी कर सकता हूँ। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी इनकरेज, इनकरेज मतलब किस चीज को डेमोक्रेसी प्रमोट करती है, मोटिवेट करती है? पब्लिक डिबेट को मोटिवेट करती है। कि तुमने देखा होगा सर्दियों में, गर्मियों में चाय पीते हुए या कहीं भी, दो लोग हैं, कोई कह रहा है भाई ये इसने अच्छा किया था, कोई कह रहा था मेरे पास डाटा है भाई इन्होंने अच्छा किया था, अरे इन्होंने ज्यादा सड़कें बनाई, इन्होंने ज्यादा रेल को इलेक्ट्रीफाई किया, इन्होंने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, अरे ये गवर्नमेंट ज्यादा करप्ट है। कोई भी कहीं भी कैसे भी बैठ के डिबेट कर सकता है आपस में कि कौन सही है कौन गलत है, किसको हमें वोट देना चाहिए। तो पब्लिक जो डिबेट होती है डेमोक्रेसी उसको प्रमोट करती है। और लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू इन दिस वीडियो इज, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग लिबर्टी इज, वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट जिसमें लिबर्टी मतलब हर बंदे की इंडिविजुअल फ्रीडम और आजादी को हम मायने रखते हैं, नजर में रखते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी होती है डेमोक्रेसी। मेरी बात समझ आ गई? अगर ऑन पेपर हिसाब देखें तो डेमोक्रेसी से अच्छी गवर्नमेंट ना कभी बनी है ना कभी बन सकती है, पर जब वर्किंग कंडीशन की बात आती है, ऑन ग्राउंड हम बात करते हैं, ऑन पेपर से हटके, तो ऑन ग्राउंड फिर करप्शन वगैरह इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, अब हम 25 एमसीक्यू कंप्लीट होगा, 25 वन वर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीमराव अंबेडकर को हमने टैग दिया था।
ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे ये, और 2 साल 11 महीने 18 दिन में इन्होंने सबके साथ मिलकर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दिया था। गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो लोग चुनते हैं गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। वोटिंग एज 18 साल से ऊपर आप वोट कर सकते हैं। पावर ऑफ सिटीजन, वो पावर जिससे लोग वोट करें, उसको हम फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब लॉ के अंदर इक्वलिटी है, इसको क्या टर्म देते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है इसके अंदर सब लोग बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कास्ट, कलर, रिलीजियन, सेक्स, जेंडर, किसी साथ से कोई मतलब नहीं है। हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं तो इंडिया में गवर्नमेंट, देखो दो चीजें हैं, हेड ऑफ द पार्लियामेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट मतलब जो सरकार अभी लीडिंग पार्टी में, उसका हेड कौन होता है, तो उसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और हेड ऑफ द स्टेट की बात करोगे तो वो कौन होता है, स्टेट मतलब कंट्री, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द कंट्री या फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, और प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मेरी बात समझ आई, क्योंकि प्रेसिडेंट किसी पार्टी से लिंक नहीं होता, वो पार्लियामेंट से लिंक होता है। उसके बाद है ऐसी कंट्री जहां पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, यूएसए, प्रेसिडेंट जहां पे हेड होता है। उसके बाद कंट्री विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंडिया। गवर्नमेंट बाय अ किंग, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें किंग सबसे बड़ा रूलर हो, उसको हम मोनार्की कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें आर्मी रूल करती है उसको मिलिट्री रूल। और एक शब्द सुना होगा तुमने, कूप, COUP। कूप में क्या होता है, जो आर्मी होती है वो वहां की गवर्नमेंट को हटा के खुद को हेड बना देती है। पाकिस्तान में हुआ था, परवेज मुशर्रफ का केस आपने पढ़ा होगा। इलेक्शन कंडक्टेड सीक्रेटली, ऐसे इलेक्शन जो सीक्रेटली होते थे, बैलेट पेपर वाले, मैंने बता दिया आपको। राइट टू वोट को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या है कि 18 साल से आप ऊपर हैं और इंडिया के सिटीजन हैं तो आप वोट कर सकते हैं। पर जो राइट टू वोट है उसको एक और वर्ड दिया गया है जो बुक में शायद नहीं लिखा है, पर इसको याद रख लेना, सफरेज, SUFFRAGE, स्टार लगा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ड जो है ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। सफरेज अगर कहीं पे आता है तो इसका मतलब भी यही है कि राइट टू वोट की मैं बात कर रहा हूँ। अपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिक्टेटरशिप में नहीं कर सकते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन को हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। फेयर ट्रीटमेंट, सबको बराबर और फेयर ट्रीटमेंट मिले, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं, कि जस्टिस मिलनी चाहिए। मैं यहाँ से रिवर्स कर लेता हूँ, अच्छा, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिले, इसको इक्वलिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है उसके लिए उनको लोगों को बताना पड़ेगा हमने क्यों किया, कैसे किया, जरूरत क्या थी, इसको हम अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन, फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज, मेरे पास फ्रीडम है, तुमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वैसे ही उसको हम लिबर्टी बोलते हैं, कि कोई चीज मुझे पसंद है तो भी मैं बोल सकता हूँ, नहीं पसंद है तो भी मैं बोल सकता हूँ, आवाज उठाना। फिर है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट, हमारे जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स या नॉर्मल लीगल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट कौन करती है, जुडिशरी, यानी हमारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पंचायती राज, ये सब। पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी जाती हो, लोग क्या चाहते हैं उसकी बात करते हैं, उसको हम मीडिया बोलते हैं। उसके बाद लॉ मेकिंग बॉडी, ऐसी बॉडी, ऐसा पार्ट इंडिया में या ऐसा इंस्टीट्यूट जो आपके लिए लॉ बनाता हो, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, तो उसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको बताता है, एक तरीके से प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं आपके, वो किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में। और जुडिशियरी क्या करती है, उनको मेंटेन करती है कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं करना, जैसे कि हमारे कोर्ट्स। इलेक्शन कमीशन क्या कराता है, इलेक्शंस कराता है। एंशियंट बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, जहां पे कोई चीज स्टार्ट होती है उसी के नाम पे उसको रख देते हैं, बर्थ प्लेस मान लेते हैं, तो एथेंस में स्टार्ट हुई थी, ये याद कर रख लेना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो बुक में नहीं है। उसके बाद है सिस्टम विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा सिस्टम जहां पे वो लोग बैठते हैं जिनको हमने चुना हो, तो उसको रिपब्लिक कहते हैं, जहां पे वो लोग बैठते हैं जिनको हमने चुना हो, रिपब्लिक। हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया, रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि हमारे जो हेड होगा उसको हम चुनेंगे, कोई बाहर वाला आके हमारे लिए रूल्स नहीं बनाएगा, हम अपने रूल्स खुद बना लेंगे, और हमारे जो हेड होंगे जो रूल बना रहे हैं उनको चुनने की पावर ही हमारे हाथ में होगी, इसी को हम रिपब्लिक मानते हैं। इंडिया में भी है हाईएस्ट लॉ ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे हाईएस्ट पावर किसके हाथ में, ना वो कोई पर्सन है ना वो कोई पार्टी है, वो हमारी संविधान की किताब है। हमारी संविधान की किताब से ऊपर किसी के पास पावर नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के हिसाब से हम सब चलते हैं। तो यहाँ पे आपके 25 वन वर्ड्स भी खत्म हो गए हैं। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं 25 उनको करेंगे, देन वी विल गो फॉर 25 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिनमें रूलर्स को इलेक्ट हम खुद करते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर रेस्ट इन द पीपल, जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है और वो ही अपने लिए फैसलों को लेते हैं।
उसके बाद वाई आर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट, इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इलेक्शंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे अलाउ सिटीजन्स, वो सिटीजन्स को अलाउ करते हैं कि अगर आपको कोई गवर्नमेंट या पार्टी पसंद नहीं है, अगर आप चीज़ों से एग्री नहीं करते, तो आप उन्हें चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लग रहा है हमारे लिए काम करके देगा। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर्स के ऊपर का है और इंडिया का सिटीजन है, आधार कार्ड जिसके पास है, वो वोट करने के लिए एलिजिबल है। और अगर उसकी एज 25 से ऊपर है तो इवन वो खुद भी इलेक्शंस लड़ सकता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको राइट टू वोट दिलाता है 18 साल से ऊपर के लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ क्या कहता है? रूल ऑफ लॉ मींस कि जितने भी लीडर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो किसी पद पे है या नहीं है, चाहे वो नेता है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो नॉर्मल आदमी है, सबके लिए रूल्स वही होंगे। अगर एक आम आदमी को मर्डर करने पे जितनी सजा हो रही है, उतनी ही सजा एक पॉलिटिशियन, नेता या किसी बड़े अधिकारी को होगी। सबको रूल्स बराबर फॉलो करने। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक किसी में भेदभाव नहीं करती। उसके बाद है डिफाइंस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मींस दैट लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर आंसरेबल टू सिटीजंस। मतलब गवर्नमेंट और जो लीडर्स हैं हमारे, जो सरकारी अफसर्स वगैरह, कोई कुछ भी है जो हमारे लिए काम करता है, तो वो काम करने के बाद आम जनता उससे कभी भी कैसे भी पूछ सकती है, काम क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब होगा, जरूरत क्या है, फंड कितना आया, कहाँ गया, ये सारी अकाउंटेबिलिटी लोगों को बताना पड़ेगा कि हम ऐसे कर रहे हैं, इतना पैसा इसमें खर्च हुआ है, और ऐसे ऐसे। आपने देखा हो कोई भी हाईवे बनता है तो गवर्नमेंट बताती है कि भाई 21,000 करोड़ रुपए हम इसमें लगा रहे हैं, 15,000 करोड़ लगा रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में एक्ट आया था, उसके अंदर आप जाओ, अगर आपका कोई हाईवे, चौराहा कुछ भी बना है, उसका नाम वगैरह आप डालेंगे, एंट्रीज डालेंगे, 10 रुपए फीस लगती है। 20-25 दिन में आपके पास पूरी एंट्री ईमेल पे आ जाएगी कि भाई ये किसने बनाया, कब बनाया, कितने का बना, सब कुछ। तो ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी में ही तो आती हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वलिटी? पॉलिटिकल इक्वलिटी तो मतलब क्या है? सब बराबर है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वलिटी मींस एवरी सिटीजन हैज इक्वल वोटिंग राइट। मतलब पॉलिटिक्स में सबके, ऐसा है कि मैंने वोट दिया, मान लो मैं किसी बहुत ही बड़े पद पे हूँ या बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, तो मेरा, मैं एक वोट दे रहा हूँ तो वो 2 काउंट हो रहा है, और एक नॉर्मल आदमी का वोट 1 काउंट हो रहा है। ऐसा नहीं है, सबके वोट की बराबर वैल्यू होगी। इसे पॉलिटिकल इक्वलिटी कहते हैं। सबके साथ फ्री और फेयर ट्रीटमेंट होगा, उसी तरीके से सब वोट डालेंगे, सबका प्रोसेस सेम है, और सब लड़ भी सकते हैं, उनके लिए भी हर चीज़ का प्रोसेस सेम है। तो फ्री और फेयर ट्रीटमेंट होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेमोक्रेसी में। इसको पॉलिटिकल इक्वलिटी कहते हैं कि पॉलिटिकली भी आप लोग सब इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट के सामने आप लोग इक्वल हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट, अब यही नहीं कह सकता मैं कि अंबेडकर जी ने अकेले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम जो कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड बी आर अम्बेडकर थे। उन्होंने सब चीजों, इतना फैला हुआ जो रायता था उसको समराइज किया और लास्ट में एक बुक बना दी। हमको लगता है 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत ज्यादा टाइम था, पर सोचो एक दिन देश आजाद होता है, 40 करोड़ लोग खाली बैठे हैं, किसी को नहीं पता क्या करना है। उसके बाद अब 2 साल 11, लगभग 3 साल मान लो, उसके अंदर आप सब कुछ सेट करके दे देते हो, जिससे आज तक हमारी कंट्री बढ़िया तरीके से चल रही है। तो ये काम आसान नहीं था। तो ये सब अम्बेडकर जी ने किया, ठीक है। हु इज, व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया? देखो, मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया इज 18, फिक्स्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जहां भी शब्द आएगा, इसका मतलब होता है सोसाइटी में कुछ चेंज आता है, तो हम बोलते हैं ना चेंज आ गया, बदलाव आ गया, डेवलपमेंट आ गया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में जब हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। तो वही है कि मिनिमम एज, वोटिंग एज पहले कम ज्यादा हुआ करती थी, कि पहले भाई कुछ था, मैरिज की एज भी अलग अलग थी, पर आज की डेट में हमारे देश में 18 साल से ऊपर और इंडिया का कोई भी सिटीजन है, ये 2 पॉइंट है, तो वो वोट दे सकता है। और 25 साल से ऊपर होने के बाद आप इवन खुद भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू इक्वलिटी? जो राइट टू इक्वलिटी हम बोलते हैं कि सब बराबर है, कौन सा आर्टिकल हमें ये प्रोवाइड करता है? तो ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। 2 राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट। डिफरेंस क्या है? फंडामेंटल राइट्स आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, ये सब। और लीगल राइट्स जो होते हैं वो आपको एक उम्र के बाद मिलते हैं, जैसे वोट करने का अधिकार आपको 18 के बाद मिलेगा, शादी करने का 21 के बाद मिलेगा, ये सारी चीजें। तो आर्टिकल जो 14 होता है वो गारंटी करता है कि हर इंसान लॉ के अंडर बराबर है, किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप का ना हो। उसके बाद है व्हाट डू यू कॉल अ सिस्टम वेयर इज द हैंड्स ऑफ पीपल? ऐसे सिस्टम को आप क्या कहेंगे जहाँ पे जो पावर होती है वो सारी लोगों के हाथ में होती है? तो इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। लोग ही डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको चुना जाता है उनको भी लोग चुनते हैं, और आगे डेमोक्रेसी इस तरीके से फंक्शनल होती है और काम करती है। नेम द प्रोसेस थ्रू विच
हम अपने लीडर्स को किस प्रोसेस के थ्रू चुनते हैं? वी यूज टू चूज आवर लीडर विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी के अंदर, किसके अंडर आता है? किसी के अंडर नहीं आता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपना काम खुद करता है। वो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में काम करता है और ना कोर्ट के दबाव में काम करता है। वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके खुद के रूल्स हैं इलेक्शंस कैसे होंगे, वो सबको बताता है। वो सारी पार्टियों को बताता है कि कैसे इलेक्शंस होंगे, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, कब से कब तक वोट डलेंगे, कब से कब नहीं डलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज द टर्म फॉर राइट टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव। अब वो बोल रहा है हम अपने लीडर्स को खुद चुन सकते हैं, इस चीज के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो राइट टू वोट, क्योंकि मैं अपने लीडर्स को राइट टू वोट के थ्रू चुनता हूं और इलेक्शन कमीशन सब कुछ कराता है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज व्हाट रोल डज मीडिया प्ले। मीडिया का क्या काम होता है? मीडिया इट इन्फॉर्म्स द पब्लिक अबाउट इंपॉर्टेंट इशू एंड मॉनिटर्स गवर्नमेंट एक्शन एंड होल्ड दीज इन पावर अकाउंटेबिलिटी। कहने का मतलब है मीडिया का काम होता है कि वो हर चीज पे नजर रखे, गवर्नमेंट की भी, लोगों की भी। जो भी किसी भी टाइप से कहीं पे भी अच्छा या बुरा, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा बुरा कोई भी काम होता है उसको लोगों के सामने लाना, उन्हें बिना किसी चीज में मसाला ऐड किए प्रॉपर जो एक्चुअल ग्राउंड की बात है वो बताना, और लोगों को सामने अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना कि भाई गवर्नमेंट ये कर रही है, इतना पैसा खर्च हो रहा है तो अकाउंटेबल है। मोस्टली लोग आज यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील से ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैंने न्यूज़ देखते आज बहुत रेयर लोगों को, वो हमारा था कि हमारे मेरा नहीं, मेरे फादर्स वगैरह का जो जमाना था कि वो सुबह न्यूज़ खोल के बैठते हैं, देखते हैं उसको। आजकल कोई नहीं देखता। इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे ही सबको रील पता, वो इन्फॉर्मेशन पता चलती है। तो वो काइंड ऑफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई, वो मीडिया ही प्रमोट कर रहा है। मल्टीमीडिया ही तो है फोन, और क्या है। तो मीडिया का काम होता है अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स। क्या होते हैं? वो राइट जो आपको पैदा होते ही मिल जाए। और फंडामेंटल राइट की एक खास बात है कि मान लो मेरे किसी भी राइट में दिक्कत आती है, मुझे राइट टू प्रॉपर्टी या कोई भी राइट है जिसके अगेंस्ट कोई मुझे परेशान कर रहा है, तो पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगा, वहां से हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी इशू आता है तो आप इन दोनों को स्किप करके सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को सीधे कोर्ट होते हैं वो इंश्योर करते हैं। कोर्ट डायरेक्ट नजर रखता है कि फंडामेंटल राइट्स पे आपके प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स आपको पैदा होते ही मिल जाते हैं। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कोई उम्र एक आएगी तब आपको मिलेंगे। पहले 7 हुआ करते थे, आज की डेट में 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अब उसको लीगल राइट बना दिया है। अब आर्टिकल 300 ए में आता है वो राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट फ्रीडम। डेमोक्रेसी फ्रीडम को कैसे प्रोटेक्ट करती है? देखो, डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट फ्रीडम बाय इंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट। हर इंडिविजुअल आदमी के राइट को वो देखती है, सबको रूल ऑफ लॉ प्रोवाइड करवाती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर जगह, जॉब में, स्कूल में, एम्प्लॉयमेंट में, हर जगह। और ऑल सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन के। तो यही तो है डेमोक्रेसी। फ्रीडम कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? कहीं पे भेदभाव नहीं हो रहा, चाहे आप जॉब करने जाएं, चाहे आप पढ़ाने जाएं, चाहे आप पढ़ने जाएं, चाहे आपका एडमिशन हो। और अब कई लोग बोलेंगे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा तो रिजर्वेशन तो है। तो वो तो आपने एक फिक्स कोटा कर दिया है ना कि आप वहां पे जा रहे हैं, फिक्स कोटा आपको मिला हुआ है कि इतनी परसेंट सीट रिजर्व है। वो रिजर्वेशन इसलिए है ताकि जो लोग पहले पीछे रह गए हैं उनको आगे प्रमोट किया जाए। वो इनजस्टिस नहीं है, ठीक है। मेजोरिटी रूल क्या होता है? मेजोरिटी रूल्स का मतलब है कि सारे डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वो ज्यादातर लोगों की भलाई देख के लिए जाते हैं। ज्यादातर और 100% में डिफरेंस है, क्योंकि 150 करोड़ में 150 करोड़ लोगों का आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। पर कोशिश ये रहती है 130 135 करोड़ लोगों का तो प्रॉफिट हो। कुछ इंडिया में अगर अभी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी है, मेरे को भी पता है कि सेमीकंडक्टर है, क्या काम करता है, क्या प्रॉफिट होगा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको भी शायद नहीं पता होगा। पर वो सेमीकंडक्टर इतना मुझे पता है कि जॉब एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा। वर्ल्ड में 2 ही 4 कंट्री हैं जो उसको बनाती हैं, हमने उसके 2 प्लांट लगा लिए हैं, ऐसे करके चीजें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है जिससे ज्यादातर लोगों को फायदा हो, मेजोरिटी रूल में उस चीज पे काम किया जाता है। और ऐसा नहीं है जिनको फायदा नहीं हो रहा उनको घाटा हो। घाटा किसी को ना हो, चाहे 10 लोगों को भी घाटा हो तो वो काम हम नहीं करेंगे फिर। वाई इज ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब चीजें जो हो रही हैं वो आमने सामने क्यों हो रही हैं? क्योंकि भाई ताकि आप सवाल खड़ा कर सको, क्योंकि आप ये चीज कर रहे हो भाई, इससे ये घाटा भी। गवर्नमेंट ने मान लो कोई रूल बनाया, गवर्नमेंट ने बहुत ध्यान दिया, फिर भी एक आध कमी उसमें रह गई। पर जब लोगों को वो पता चलेगा तो लोग तो 100 तरीके से सोचेंगे ना। गवर्नमेंट को क्या पता कुछ चीजें नहीं उस टाइम पे रूल बनाते टाइम समझ आई हो जिससे एक्चुअली हमें प्रॉब्लम है। पर जब गवर्नमेंट को पता चलेगी तो गवर्नमेंट फिर अमेंडमेंट करेगी। अमेंडमेंट मतलब अ काइंड ऑफ चेंज इन द लॉ। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जहां का जो हेड है वो किंग या क्वीन होता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। जैसे आज की डेट में तुम इंग्लैंड की बात करोगे, पहले के टाइम पे राजा रानी का सिस्टम, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया में भी राजा रानी हुआ करते थे क्योंकि इंग्लैंड वाले हम पे रूल करते थे। उसके अलावा डिक्टेटरशिप में एक पर्सन का रूल होता है। इतिहास में हिटलर हुआ करता था, आज की डेट में कौन है? किम जॉन, नॉर्थ कोरिया में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक सिस्टम होता है जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है और लॉ,
मतलब लॉ, जैसे हमारे देश में क्या है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट लॉ के अंडर काम करते हैं, उसके साथ मिलके, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कि राजा रानी तो हेड होते हैं, पर वहां का भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, लॉ होता है, तो वो उसके साथ मिलके काम करते हैं। पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन कौन होता है? एक राजा या रानी, यानी किंग क्वीन सिस्टम चलता है, उसका मोनार्की कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन भी है और राजा रानी में से कोई एक हेड भी है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की उसको कहा जाता है। अगला वर्ड है व्हाट इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब होता है कि लोगों के कलेक्टिव व्यूज। मैं कह रहा हूँ ये चीज सही है 50 लोग सही कह रहे हैं 50 लोग गलत कह रहे हैं, तो लोगों के कलेक्टिव क्या व्यू हैं किसी चीज को लेके, उसको पब्लिक ओपिनियन हम कह देते हैं। व्हाट इज इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का मतलब है कि भाई जितना हो सके आपको वोट करने में पार्टिसिपेट करना है और दूसरों को मोटिवेट करना है कि भाई, कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि वोट से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलने वाला। अरे क्यों नहीं बदलने वाला? जब एक एक आदमी ये सोचेगा कि मेरे वोट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और मुझे अपने वोट को सही जगह देना है, मेरे को नहीं लग रहा गवर्नमेंट सही है, मैं नोटा नन ऑफ द अबव को वोट देके भाग आऊंगा। अगर आप जाएंगे, जब सब लोग वोट करेंगे तभी तो पता चलेगा लोगों की पब्लिक डिमांड क्या है, लोग किस गवर्नमेंट को इस टाइम पे लीडर्स के रूप में देखना चाहते हैं। वाई आर द लॉज इंपॉर्टेंट। लॉ इंपॉर्टेंट है अगर सबके लिए कॉमन रूल होगा। स्कूल में होता है कि भाई 12 बजे लंच है तो है। अब एक बच्चा सुबह खा रहा है, एक 5 बजे खा रहा है, एक स्कूल जाने के बाद घर पे ही खा रहा है, एक लंच ही नहीं ला रहा है, एक दूसरे का छीन रहा है, एक टिफिन गिरा दे रहा है, ये सब नहीं हो रहा है। लॉ का मतलब क्या? स्कूल के अगर रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वहां पे सबको एक कॉमन टाइम मिलता है कि भाई सब एक साथ लंच करेंगे, इतने बजे लंच करेंगे, इतने बजे हिंदी पढ़ेंगे, इतने बजे इंग्लिश पढ़ेंगे। लॉ ही तो है ये। और वही इंडियन, आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वैसे ही हर सिटीजन के लिए भाई, एक जगह सिलेंडर 900 का है तो उस एरिया में सबके लिए 900 का है। रूल्स सबके लिए बराबर होंगे तभी लोग करेंगे, और अगर कोई उस रूल के अगेंस्ट जाता है तो हम बोल देंगे इसने रूल ब्रेक किया है और उसके खिलाफ फिर कार्रवाई हो जाएगी। उसके बाद है नेम वन चैलेंज। डेमोक्रेसी में क्या चैलेंज है? एक क्या, बहुत सारे बता सकते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, डिसीजंस कभी कभी डिले हो जाते हैं कि। उसके अलावा डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं ये है कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो कम होती जा रही है, कोर्ट्स वगैरह डिसीजन बहुत धीरे धीरे देते हैं। वन मेजर चैलेंज करप्शन, देखो करप्शन बहुत है डेमोक्रेसी में, पैसे देके काम वाम हो जाता है। व्हाट इज सोशल इक्वलिटी। हमने इक्वलिटी पढ़ा, फिर हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी पढ़ा कि पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में सबको इक्वलिटी कैसे मिलेगी। वैसे ही अगला है सोशल इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई समाज में सबको इज्जत मिले, जो कि नहीं मिलती है। आधे लोग इसी में मर जाते हैं कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ भाई, तू ब्राह्मण नहीं है, तू ये है तू वो है, ऐसे करते करते मर जाते हैं आधे लोग तो सोशल इक्वलिटी, रेस्पेक्ट, सबको बराबर मिले, सबकी डिग्निटी, सबके काम की भी इज्जत हो। अगर कोई बंदा नाली साफ करता है तो उसका वर्क ऑक्यूपेशन है, उसका काम है, वो उसको कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही गंदा, वो भी घर जाके नहाता है, उसके भी फैमिली है, सब कुछ वेल सेटल्ड है, वो भी अच्छा खाना खाता है, लेकिन लोग उसको गंदी नजर से देखते हैं। तो सोशल इक्वलिटी का मतलब है सबको जॉब की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, भेदभाव नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये सोशल इक्वलिटी है। व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग की पूरी पूरी पावर लोगों के हाथ में होती है। हम कुछ लोगों को चुनते हैं और वो हमारे लिए रूल बनाते हैं, इसको हम रिपब्लिक कहते हैं। कि हमने किसी को चुना, उसने किसी को चुना, मैंने एमपी एमएलए को चुना, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बनी, उन्होंने आपस में एक प्रधानमंत्री चुन दिया, इसको रिपब्लिक बोलते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट मैंने चुना है इनडायरेक्ट वे में। तो डेमोक्रेसी में डिसीजन प्रोसेस होता है जहां पे डिस्कशंस होते हैं, मेजोरिटी का ध्यान रखा जाता है, माइनॉरिटी का ध्यान रखा जाता है, हर टाइप के डिस्कशंस होंगे। पहले राज्यसभा में होगा, सॉरी लोकसभा में, देन फिर राज्यसभा में भी डिस्कशंस होंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा और लास्ट में जाके एक रूल बन के आएगा। तो इस तरीके से डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग होती है और जो डिसीजन निकल के आता है वो बहुत ही सही और लगभग सबके लिए अच्छा ही होता है। और लास्ट है व्हाट इज डेमोक्रेसी, सॉरी वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड बेटर फॉर्म। मोनार्की में राजा को ठीक नहीं लगा तो नहीं होगा, डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर को ठीक लगा तो नहीं होगा, पर डेमोक्रेसी में अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है लेकिन लोगों के लिए अच्छा है तो ना चाहते हुए भी वो चीज़ फॉलो ऑन होगी। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हम कलेक्टिवली सबका भला देखते हैं, हम उस पर्टिकुलर मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। राजा है, उसे मन किया उसने 2 करोड़ के पर्दे लगवा लिए, ऐसा नहीं होगा। लोगों का फंड्स आप यूज नहीं कर सकते। तो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अलावा वो आपको राइट्स प्रोवाइड करती है, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, अपॉर्चुनिटी देती है कि आ जाओ आप ही इलेक्शन लड़ लो, आप खुद रूल बनाओ। ये सारी चीजें आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलती हैं। मोनार्की में तुम नहीं कह सकते किसी राजा से कि तू हट जा, मेरे को राजा बनना है, या आप एक टेस्ट कराओ जिसके अच्छे नंबर आएंगे वो राजा बनेगा, ये सब नहीं होता। सेम डिक्टेटरशिप में डिक्टेटर से आप नहीं कह सकते कि आप हट जाओ मैं बनूंगा, पर डेमोक्रेसी में आप कह सकते हो कि तू खराब एमपी है, तू खराब एमएलए, अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तब मैं तुझे बताऊंगा, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इतनी देर से बैठे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं और अब लगातार पढ़ते जा रहे हैं। लेट मी सी कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम हो गया? 1 मिनट। ओके, वी हैव
29 30 मिनट्स। मतलब अब हमारे पास 15 क्वेश्चंस बचे हैं और उस 15 लॉन्ग क्वेश्चंस में हमको 15 लॉन्ग क्वेश्चंस को हमें अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स में और खत्म करना है। तो हमारा जो चैलेंज था कि हम 50 मिनट्स में या 1 आवर में खत्म कर देंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं, फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए लॉन्ग का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेसी और एक्सप्लेन अब्राहम लिंकन डेफिनेशन। डेमोक्रेसी क्या होती है और अब्राहम लिंकन का क्या कहना था। तो देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव पावर टू चूज देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स को चूज करने की पावर लोगों के हाथ में होती है, एंड इन्फ्लुएंस डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। और ऐसे डिसीजंस भी वो ले सकते हैं जिससे लोगों की जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, आम जिंदगी पे। और अब्राहम लिंकन ने बोला था, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड, नहीं, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ऑफ द पीपल का मतलब है कि द पावर टू गवर्न बिलोंग्स टू द पीपल, कि देश को राज में कैसे लाना है, कैसे काम होगा, वो पावर भी लोगों के हाथ में है। जो लीडर्स को चुना जाता है वो भी लोग चुनते हैं, और जो लीडर चुन के आते हैं उन्हें काम भी लोगों के लिए और लोगों के भले के लिए करना है। तो कैसे करना है वो भी हम बता रहे हैं, कौन करेगा वो भी हम बता रहे हैं, और कैसे कब करना है, सब कुछ क्या करना है वो भी हम ही बता रहे हैं। तो सारी पावर्स तो हमारे हाथ में ही है, तो इसीलिए डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब जैसे इसकी हम बात करेंगे, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने डेफिनेशन दी थी, वन ऑफ द बेस्ट डेफिनेशन आज तक इसको कंसीडर किया जाता है डेमोक्रेसी की। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, वाई इज डेमोक्रेसी कंसिडर्ड मोर देन जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट ही नहीं है, डेली लाइफ में भी यूज होती है। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखो, डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्टिंग गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ही चुन रहे हैं। इट इज ऑल्सो वे ऑफ मेकिंग डिसीजन थ्रू डिस्कशन। इसका मतलब ही यही है कि आप पहले डिस्कस करिए, जो चीज जरूरत है, बेस्ट है, एक दूसरे से कंसल्ट करिए, किसी बड़े से आप राय ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी एग्जाम में, डेमोक्रेसी हर जगह है, सिर्फ गवर्नमेंट में थोड़ी है। घर पे अगर कोई फ्रिज आना है, टीवी आना है, कूलर आना है, तो मैं बोल रहा हूँ यार गर्मी बहुत लग रही है, मम्मी कूलर खरीद लो। मम्मी पापा से बात कर रही है, पापा बैंक बैलेंस देख रहे हैं, बजट देख रहे हैं, मम्मी से फिर वो बोल रहे हैं कि अगर कूलर खरीद लूंगा तो अगले महीने ये नहीं आ पाएगा। सब लोग डिस्कस करने के बाद नीड और फंड्स को मैच करके सामान को लेके आ रहे हैं, यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में भी तो यही होता है कि ये नेता अच्छा है, ये खराब है यार, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड खराब है, ये यार करप्ट आदमी है, ये चोर है, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसके बाद हम एक बंदे को वोट करते हैं। स्कूल्स में डेमोक्रेसी होती है, क्लास डिस्कशंस में आप पार्टिसिपेट करते हैं, अपने आइडियाज, अलग अलग चीजें, ओपिनियन शेयर करते हैं कि नहीं यार। डिबेट डिस्कशंस जो स्कूल्स में होते हैं उसमें हर बंदा अपनी अलग राय लेके आता है, ये भी तो डेमोक्रेसी है। फैमिली में मैंने अभी बताया, हर चीज पे डिस्कशन होता है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, उसके बाद जाके एक चीज आती है, ये भी तो डेमोक्रेसी है। ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि इंप्लॉई अपने ओपिनियन दे रहा है बॉस को कि सर हम ये कर सकते हैं कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ये भी तो डेमोक्रेसी है। और इवन पॉलिटिकल पार्टीज में भी ऐसा होता है कि पार्टीज डिस्कस पॉलिटिक्स, लोगों को सुनती है, वादे करती है कि हम करेंगे, आप हमें एक बार वोट दीजिए, ये भी तो डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही नहीं है, डेमोक्रेसी हर जगह काम आती है, हर जगह डिस्कशंस हैं, हर जगह डिबेट्स हैं, उसके बाद फैसले आते हैं। तो डेमोक्रेसी आपको हर जगह दिख जाएगी। जैसे की आइडिया क्या है, डेमोक्रेसी इज बोथ अ पॉलिटिकल सिस्टम एंड अ सोशल वैल्यू दैट प्रमोट फेयरनेस एंड रेस्पेक्ट फॉर ईच इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी में हर आदमी की राय को इंपॉर्टेंस दी जाती है, भले ही मेरे को पता है सामने वाला गलत बोल रहा है, पर एटलीस्ट उसकी पूरी बात को सुना जाता है, और अगर वो गलत बोल रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, इससे बेटर आइडिया ये है। आप किसी को डायरेक्ट मना नहीं करते कि तू तो बेकार है, तू बेकार बोल रहा है। हम उसको बोलते हैं कि आइडिया ठीक है पर आपसे बेहतर इसका आइडिया, तो हम इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। तो डेमोक्रेसी हर स्टेप पे है, हर जगह है। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्टेड लीडर्स इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जिन लीडर्स को आप चुनते हैं उनका क्या रोल होता है। इन डेमोक्रेसी जो ज्यादातर डिसीजंस होते हैं वो लीडर्स लेते हैं जिनको हमने चुना है। अगर वो लीडर मेरे फैसला, मैंने उसको चुना, मान लो एमपी एमएलए किसी को चुना, वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस एरिया का वो एमपी एमएलए है उसके अगेंस्ट है। मैं नहीं चुनूंगा अगली बार तुमको, मैं अगली बार नहीं चुनूंगा, किसी और को चुनूंगा, वो जीतेगा, वो मेरा काम करेगा। कहने का मतलब है, मार्केट में अगर मैं कुछ खरीदने गया, एक दुकान वाला ज्यादा महंगे दे रहा है, मैं दूसरे वाले से खरीद लूंगा। सेम ही तो है कि अगर आप मेरा काम अच्छे से नहीं करेंगे तो मैं दूसरे वाले बंदे से करा लूंगा। सिंपल है, आपको हटा देंगे 5 साल बाद। तो लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, दीज लीडर मेक लॉज, फ्रेम पॉलिसीज एंड मैनेज नेशनल अफेयर्स। जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमी है, सबको आपको मेंटेन करना है। आप नहीं करेंगे, मैं किसी और को चूज कर लूंगा। ठीक है, जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, यही तो है कि उन्हें किसी, हमने चुना था, उन्होंने काम नहीं किया ढंग से, अब हम चाहते हैं आप इस्तीफा दे दें और किसी और को बनाया जाए, हम उस पर ट्रस्ट करेंगे, आप पे हमें भरोसा नहीं है। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर्स का काम क्या होता है, वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं,
हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हमारे नेशनल अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अफेयर्स को मैनेज करते हैं, और लोगों के हित में, लोगों के फेवर में बात करते हैं। जिस चीज़ से लोगों को प्रॉफिट हो रहा हो, जिस चीज़ से लोगों को प्रॉफिट नहीं होता वो बात आप नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन्स के लिए, आम नागरिक के लिए। देयर अथॉरिटी कम्स फ्रॉम पब्लिक सपोर्ट, नॉट फ्रॉम बर्थ ऑफ फोर्स। दे कैन बी क्वेश्चन, कोई काम करेंगे मैं सवाल पूछूंगा, क्यों किया, जरूरत क्या थी, सब चीज़। जैसे अभी पूछ रहे हैं नीट का पेपर लीक कैसे हो रहा है बार बार, क्यों हो रहा है, आपको ध्यान देना चाहिए। भाई यूपीएससी का तो आज तक लीक नहीं हुआ, यूपीएससी अपना पूरा पेपर बना रही है, उसके सेंटर बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है, आपको क्या दिक्कत है। यूपीएससी में हमेशा यही गाली पड़ती है कि यार पेपर बहुत टफ आता है। अरे टफ आता है यार, लूज आता है, पेपर लीक तो नहीं है, पर यहाँ तो हो रहा है। कभी हमने तो सुना नहीं कि 25 लाख 30 लाख 50 लाख देके कोई डीएम बन गया, कोई नहीं बनता। ये सारी तो आपका कैसे है, तो अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो यही है कि लीडर्स का रोल क्या होता है, लॉ बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, नेशनल अफेयर्स मैनेज करते हैं, और हमको हमारे इंटरेस्ट को, कि हमें क्या चाहिए, उसको आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फ्री और फेयर इलेक्शन। फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब वैसे ही होता तो नहीं है। दारू, जब आपने देखा होगा गांव शहर में, आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं तो हजार हजार रुपए में लोग वोट बेच देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को 2,000 रुपए दे दिए, उन्होंने अपना वोट दे दिया जिसने पैसे दिए थे। हम 4 साल इंतजार करते हैं कि यार ये बहुत खराब आदमी है, हरामी आदमी है, इसको बदलना है। और जब वो आता है तो हम पैसे में बिक जाते हैं, 1,000 रुपए में, दारू में, या उसने कोई सामान ला के दे दिया, फ्रिज कूलर टीवी, छोटे मोटे वादे जो टेम्परेरी, 5 किलो आटा 10 किलो आटा, जो हमें 2 4 5 दिन तो खुशी देगा, उसके बाद 5 साल जो हम रोएंगे उसके बारे में कोई नहीं सोचता। हम उस 5 दिन के सेटिस्फेक्शन के लिए आने वाले 5 साल की ऐसी तैसी करा देते हैं। तो यही है, फ्री और फेयर इलेक्शन कंपटीशन मींस सिटीजन जो होते हैं वो खुद चूज कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को बाय ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मतलब है कि इलेक्शन सबके सामने होगा, रिजल्ट सबके सामने आएगा, किसी के कान में जाके आप रिजल्ट नहीं बता देंगे, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को आपने रिजल्ट्स पहले बता दिए और बाकियों को बाद में पता चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फ्री और फेयर इलेक्शन के क्या होते हैं, ओपन कैंपेन होता है, सब ओपनली बताते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, जीत जाऊंगा, वादे करते हैं अपने झूठे झूठे। उसके बाद वोट विदाउट फियर, मैं जाके किसी से डरूंगा नहीं कि इसको वोट दे दिया तो ये मुझे मार देगा, इतना सीक्रेटली होता है, जिसको माने उसको जाके वोट दे दूंगा। उसके बाद अपोजिशन कैन क्रिटिसाइज, इसमें लिखा हुआ है अपोजिशन पार्टी कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन। अपोजिशन पार्टी जो अभी इलेक्शन में रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है वो बोल सकती हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, हम करके देंगे, आप हमें जिताइए, ये सब कुछ चलता है। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो, आपको पता है कि चलो आप भी जीतोगे 100%, फिर भी इलेक्शंस होंगे हर 5 साल में, या जो भी टाइम टेन्योर दिया हुआ है। इक्वल राइट वोट, हर बंदे के वोट की सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि किसी टीचर ने वोट दिया तो उसके 2 काउंट हो गए, किसी बंदे ने जो बेलदार है या ऐसा बंदा जो बहुत ही अच्छे पैसे वाली, जॉब तो सारी बराबर है, मतलब इनकम कम है तो उसके वोट की वैल्यू आधी कर दी गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबके वोट की वैल्यू इक्वल ही रखी जाती है। ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, सबके सामने इलेक्शंस होते हैं, वोट सबके सामने होते हैं, फेयरनेस होती है, सबको दिख रहा होता है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, सब कुछ। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट्स खुलते हैं, फिर टोटल उनको समराइज करते हैं, इवन टीवी पे आ रहा होता है। इलेक्शंस को लोग ऐसा त्योहार बनाते हैं, आप बंगाल इलेक्शंस देखिए, लोग नाच रहे हैं पागलों की तरह जब बीजेपी पार्टी वहां पे जीती। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई आर अपोजिशन पार्टीज इंपॉर्टेंट। अपोजिशन पार्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिक्स में। अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रूशियल रोल बाय मॉनिटरिंग, वो नजर रखती है। अपोजिशन पार्टी क्या होता है, अपोजिशन पार्टी चील होती है, चील समझते हो, वो अपने शिकार पे नजर रखती है कि तू ये गलती कर तो ये तुरंत पकड़ लेंगे और तुम्हारी गलती लोगों के सामने ले आएंगे और लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, अगले इलेक्शंस में हम जीत जाएंगे, फिर हम रूल करेंगे। रूल का मतलब ये नहीं कि बैठ के खाएंगे, फिर हम काम करेंगे, कहने का मतलब ये है। तो ये बहुत जरूरी है। अगर मान लो देश में जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है तो रूलिंग पार्टी तो कुछ भी करती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, आप सवाल ही नहीं पूछ पाओगे। जब तक कोई सवाल पूछने वाला नहीं है तो आप फोकस क्यों करोगे। घर पे आपके मम्मी पापा दिन भर परेशान करते हैं आपको, बेटा पढ़ ले, बेटा कितने मार्क्स आए, कितना असाइनमेंट लिखा, पेपर कब से हैं, पीटीएम कब है, मार्क्स कितने आए, टीचर क्यों बुला रहा था, तब जाके आप इतना पढ़ते हैं। अगर आपके ऊपर से सारा बर्डन हटा दें तो कितनी पढ़ाई करेंगे, बस रील स्क्रॉल करते रह जाएंगे, हम बनाते रह जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तो कहने का मतलब है अपोजिशन पार्टी के हाथ में क्या क्या पावर होती है, वो मॉनिटर करते रहते हैं कि इन्होंने रूल बनाया इसमें गलतियां कहाँ हैं, जितना हो सके। अच्छा तो देखते ही नहीं है अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी हमेशा देखती है गलती ढूंढो जितनी ज्यादा हो सके। रेज पब्लिक कंसर्न, वो रूलिंग पार्टी से सवाल पूछ सकते हैं कि लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं, आपने अभी तक करा क्यों नहीं, हम तो कर देते अभी तक। उसके बाद क्या, क्रिटिसाइज एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव। और क्रिटिसाइज ही नहीं करना है, सिर्फ आपको बेइज्जती नहीं करनी है कि तुम खराब काम कर रहे हो, आपको अपने आइडिया भी देने हैं कि आप इसकी जगह ये कर लीजिए, बेटर आइडिया है। उसके बाद प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, ये चीज देखते रहते हैं कि रूलिंग पार्टी कभी भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। रिप्रेजेंट ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स को अपोजिशन पार्टी रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट पॉइंट है इंश्योर हेल्दी डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को इंडिया में मेंटेन करके रखती है अपोजिशन पार्टी, कि भाई डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है।
डेमोक्रेसी में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेमोक्रेसी एक सिंगल प्रोसेस नहीं है कि आज आपने वोट दिया, एक पार्टी जीत गई, बात खत्म, फिर 5 साल बाद जाना है, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद। कंटिन्यूस प्रोसेस है, न्यूक्लियर की तरह, ऐसा नहीं है एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक हम चैनल के सॉरी वीडियो के सब्सक्रिप्शन वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम पे आपको जितनी भी मेरी वीडियो अभी तक गई है उसके सारे पीडीएफ एज ये पीपीटी जो है एज इट इज वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ये वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का क्या मतलब है। इसके लिए छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। फ्रांस में जब राजा थे लुई द 16, तो वहां पे तीन, जैसे हमारा हिंदू सॉरी जनरल ओबीसी एससी एसटी में कैटेगरी में बांट देते हैं, तो वहां पे ई स्टेट्स में बांटा जाता था, ESTATE, ई स्टेट। और तीन ई स्टेट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें ज्यादातर पॉपुलेशन आती थी, 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो इसमें आती थी, और बाकी पॉपुलेशन इसमें आती थी। ये लोग बहुत ज़्यादा रिच क्लास होते थे, नोबल क्लर्जी वगैरह होते थे ये लोग भी। और इसमें जो था वो पीजेंट्स और वर्कर्स वगैरह की क्लास होती थी, वो लोग मिडिल क्लास पीपल आते थे। तो जब इलेक्शंस होते थे तो भले ही इसकी पॉपुलेशन 80% है और इसकी पॉपुलेशन 20% है, वोट कैसे काउंट होता था कि इस पूरे ग्रुप का जो वोट है उसको 1 माना जाएगा, इस पूरे ग्रुप का वोट है उसको 1 माना जाएगा, और इस पूरे ग्रुप के वोट को 1 माना जाएगा। और जो जो रिजल्ट आएगा वो 3:2:1 या 1:2 ऐसा कुछ आएगा। और तीन में से दो ग्रुप जिस चीज पे ज्यादा एग्री करेंगे वो चीज मान ली जाएगी। पर एक्चुअल में देखो ना, 100 में से 80 लोग इधर हैं, इधर तो 20 ही लोग हैं। तो हम तो मेजोरिटी की बात करना चाहेंगे पर ऐसा नहीं हो रहा था। तो फ्रांस में ये होता था लुई द 16 के टाइम पे, उसके बाद ये वोटिंग राइट। जब इंडिया की बात करता हूँ, अब इंडिया में देखो, पर एक्चुअल में क्या है, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है। जरूरी नहीं है कि भाई कोई किसी कैटेगरी से या किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो तो उसकी सोच सेम हो। सबके ओपिनियंस अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी सोच अलग होती है, तो उसके बाद आपको सबके पॉइंट्स को बराबर वैल्यू देनी पड़ेगी। इस वजह से हमारे इंडिया में क्या है कि हर आदमी एक ही वोट डाल सकता है और सबके वोट की वैल्यू 1 होगी, सेम काउंट होगा। इक्वलिटी है, राइट टू वोट है, कोई भेदभाव नहीं है कैटेगरी वाइज या रिलीजियन वाइज, जेंडर वाइज भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उसके बाद हर इंसान के वोट की वैल्यू सेम है। इससे एक लोगों के बीच में फेयरनेस आती है, एक दूसरे पर ट्रस्ट जनरेट होता है, उन्हें भरोसा होता है कि हाँ हमारा देश है, सबको इक्वल मौका मिल रहा है। हमारे मम्मी पापा सारे बच्चों के साथ सेम ही व्यवहार तो करते हैं, तभी तो प्यार करते हैं उनसे। अगर व्यवहार ही अलग होने लगे तो नेशनलिज्म तो खत्म हो जाएगा, तो फेयरनेस आती है। इससे लोग मोटिवेट होते हैं कि हम सबके वोट की वैल्यू सेम है, वोट देंगे हम। और डेमोक्रेसी को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर है? चलिए अगला है, हाउ डज पॉलिटिकल इक्वलिटी स्ट्रेंथ द डेमोक्रेसी। पॉलिटिकली इक्वलिटी जो होती है वो डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। अब पॉलिटिकल इक्वलिटी है तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा, सोशल जस्टिस लोगों में आएगी, लोग आपस में भेदभाव नहीं करेंगे ना। एक मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, तुम भी इलेक्शन लड़ सकते हो, बस एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि 25 साल के होने चाहिए और भारत के नागरिक होने चाहिए। सोशल जस्टिस मिलती है कि भाई सोशली सबको बराबर रखा गया है, लोग पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होते हैं कि ठीक है तू ज्यादा बन रहा है ना बेटे, मैं खुद इलेक्शन लड़ लूंगा तब बताऊंगा तुझे। उसके बाद नेशनल यूनिटी, अभी बताया था ना कि एकता आती है आपस में लोगों में कि भाई ठीक है, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम ही इलेक्शन लड़ लो, हम किसी को भी बोल सकते हैं क्योंकि कोई भी लड़ सकता है। तो एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड आता है कि मेरा देश है, मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मेरे पास मौका है इस देश को बदलने का। उसके बाद इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस चीज की है, जिनको मैंने चुना है। गवर्नमेंट खुद से नहीं बनी है, उसको हमने बनाया है, तो ये भी एक ट्रस्ट बिल्डिंग चीज है। और इससे एक डेमोक्रेसी, बहुत ही स्ट्रांग डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में बनकर आती है। मेरी बात समझ आ गई? अच्छा अगला है, व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, हर इंसान चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, है ना, उसको लॉ को फॉलो करना ही करना है। चाहे कोई भी हो, गाड़ी चला रहा है सीट बेल्ट लगेगी, बाइक चला रहा है हेलमेट लगेगा, जहाँ पे जाना मना है सबके लिए मना है, अगर कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाना मना है तो सबके लिए मना है। कहने का मतलब है लॉ सबके लिए बराबर है, हर चीज पे सेम लॉ सेम सजा सबको मिलेगी। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ सुप्रीम है। लॉ मतलब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, फाइनेंस मिनिस्टर, लोग, जनता, कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, उस किताब से बड़ा कोई नहीं है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्रेरी पावर, आर्बिट्रेरी पावर का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट या हाई ऑफिशियल्स हैं, सारी पावर उनके हाथ में शिफ्ट हो जाए और उनसे फिर हम पावर को छीन नहीं पाए। हमारे कंट्री में डिवीजन ऑफ पावर है, पावर किसी एक के पास नहीं है, बटी हुई है, स्टेट के पास है, सेंटर के पास है, पंचायती राज के पास है, आम जनता के पास सबसे ज्यादा पावर है। तो आर्बिट्रेरी पावर जाके इकट्ठी ना हो जाए।
उसके बाद हमारा जो देश है रूल ऑफ लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, वो किसी एक आदमी के थॉट पे नहीं चलता। आदमी मर जाएगा, लॉ नहीं मरेगा। लॉ वैसा था 1947 में भी, आज भी वैसा। हाँ वो अच्छा होता जाएगा, कभी भी खराब नहीं होगा। सबके लिए रूल ऑफ लॉ अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है कि भाई आप रिच हैं या पुअर हैं तो आप पे अप्लाई नहीं होगा, भाई सबके लिए बराबर है। और लास्ट है जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, ये सबसे अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है कि कोर्ट किसी को आंसर नहीं करेगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया है, लेकिन कोर्ट सवाल सबसे जरूर करता है, पार्लियामेंट से कोर्ट सवाल करता है कि एक बात बता भाई, तुमने रूल क्यों बनाया, ये तो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के हिसाब से चलता है कि भाई इस बुक के हिसाब से तो आपका लॉ गलत हो गया, इसको चेंज कर लो, या उस पर बैन लगा देता है, या आइडियाज देता है, बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है। तो कोर्ट से कोई सवाल नहीं पूछता, लेकिन कोर्ट सबसे सवाल पूछता है, क्योंकि कोर्ट में इतने पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ये अपना लॉ पढ़ के आए हैं, पूरा लॉ का डिग्री विग्री लेके आए हैं। जजेस बनने में तो 10-10 25-25 साल लग जाते हैं लोगों को। तो कोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो क्वेश्चन था कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, सबको बराबर है, लॉ सुप्रीम है, पावर्स एक जगह कंटेमिनेट इकट्ठी ना हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, सबको बराबर रखता है, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करवाता है। अगला है फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो पैदा होते ही मिल जाते हैं। तो हर आदमी की आज़ादी को, डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब है कि आप क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक इंसान हैं, आपकी भी इज्जत उतनी होगी जितनी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को दी जा रही है। इक्वलिटी, हर इंसान, हर सिटीजन, सिटीजन मतलब जो भारत का नागरिक है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दीज राइट इंक्लूड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब फंडामेंटल राइट में क्या है, छह होते हैं वैसे तो, कभी एक पूरा वीडियो बना दूंगा मैं कि कौन कौन से छह होते हैं। देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ गलत है तो बोल लो। धर्म के ऊपर है कि जो धर्म मर्जी अपनाओ, पेरेंट्स उस पर प्रेशर नहीं कर सकते। इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, राइट टू लाइफ है, लिबर्टी, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आपको मिले। मेजोरिटी छह हैं और उन छह के अंदर सब पार्ट्स हैं बहुत सारे, कभी उस पर डिटेल्ड वीडियो में बना दूंगा। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होता। उसके बाद सिटीजन्स कैन अप्रोच कोर्ट, अगर आपका कुछ भी राइट में दिक्कत है तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट में भी अगर फंडामेंटल राइट में दिक्कत है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। फंडामेंटल राइट होते हैं वो पीपल, लोगों को बहुत ही मौका देते हैं कि एक्टिवली वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें और फ्री और फेयर सोसाइटी बनाए जहां इंसान की डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं आपके डेमोक्रेसी में। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट क्यों है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती तो है पर मतलब जुडिशरी से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ सकता, वो भी तो गलत फैसले ले सकती है। तो कहने का मतलब है एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी का मतलब है जुडिशरी किसी इंसान, पब्लिक, नेता, लॉयर पे काम नहीं करती। वो जो आपने संविधान की बुक बनाई थी आजादी के टाइम पे, वो सिर्फ उस पे काम करती है। उसके हिसाब से गलत है तो है, उसके हिसाब से सही है तो है। सामने कटघरे में, बॉक्स में कौन खड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करती है जुडिशरी, हर इंसान के। चेक्स एब्यूज ऑफ पावर, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी डीएम, मतलब किसी के पास किसी भी टाइप की अगर पावर है तो उसका मिसयूज ना हो जाए, ये भी इंश्योर करती है जुडिशरी। एक्ट्स विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, अब जुडिशरी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता। कोई नेता या बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, किसी का प्रेशर नहीं है कि आप हमारे हिसाब से काम करिए। जब मेरे ऊपर किसी का प्रेशर ही नहीं है तो मैं किसी को भी डांट सकता हूँ कि तू सही से काम कर, तूने गलत किया है, तू भी डिक से कर, क्या कर रहा है, पागल है क्या, कुछ भी बोल सकता हूँ किसी को। तो इसीलिए जुडिशरी के पास पावर आ जाती है और जो गलत करता है उसके अगेंस्ट जुडिशरी फैसला सुना देती है। और इससे डेमोक्रेसी का एक बेस बनता है और डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलती है कि भाई जब आप गलत करोगे तुरंत कोर्ट्स आपको पकड़ लेंगे, चाहे आप कोई भी हो। तो आप कुछ भी करोगे तो 100 बार सोचोगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज एंशियंट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। क्या डेमोक्रेसी आजादी के बाद आई? नहीं भाई साहब, डेमोक्रेसी बहुत पहले से थी, नाम अलग था। जैसे कि अर्ली इंडिया में क्या होता था, छोटी छोटी सभा होती थी, समिति होती थी, गण होते थे, जहाँ पे लोग साथ में मिलते थे और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते थे। जैसे गांव में पंचायत होती है, पंचायत में क्या होता है, 5 गांव के बड़े बड़े हेड्स आ गए, उनके पास कोई पावर थोड़ी है, उनके पास कोई सैलरी थोड़ी आती है, पर और उनके पास कोई दम भी नहीं है कि वो 50-60 बॉडी बिल्डर लेके खड़े होते हैं। नहीं भाई, एक बूढ़ा सा आदमी है, लेकिन उस आदमी की बात को सब मानते हैं। 5 गांव के 5 लोग आके इकट्ठे हो गए और उनके ऊपर एक हेड हो गया जिसको हमने सरपंच बोल दिया। जब वो लोग इकट्ठे हुए, सारे लोग बैठे, उन्होंने सबकी बात सुनी, 50 आदमियों की बात सुनी, जो लोग ज्यादातर चीज चाहते थे, जो चीज ज्यादातर सही थी, उस पर फैसला दिया, और जो लोग विक्टिम थे उन्होंने उस बात को माना भी। तो ये सम्मान ही तो है और यही डेमोक्रेसी है। पर उसके नाम चेंज हो गए हैं। जो ग्रुप था उसको राज्यसभा, लोकसभा का नाम दे दिया है, रूल को रूल ऑफ लॉ बोल दिया है। पर यही चीजें पहले से होती आ रही है, जिनको सभा समिति कर रही थी।
गांव में छोटी छोटी असेंबली होती थी जिसमें बड़े बुजुर्ग लोग डिस्प्यूट्स को सॉल्व करा देते थे पुराने टाइम से। उसके बाद डिसीजंस जो होते थे डायलॉग और कंसल्टेशन, कॉन्शियसनेस, इन सब के थ्रू लिए जाते थे। कॉन्शियसनेस मतलब समझदारी, एक दूसरे से कंसल्ट करना, दो गांव आपस में बात कर रहे हैं, गांव के बड़े बड़े जो हेड हेड मतलब वो नहीं जिनके पास पैसा ज्यादा, जो समझदार लोग हैं, बूढ़े लोग हैं या जो भी, जिनको लगता है, गांव को लगता है हमारे गांव का बड़ा समझदार आदमी, ये सही फैसला ले लेगा, लोग मिल रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं और एक एग्रीमेंट पे जाके एग्री कर रहे हैं बिना लड़ाई दंगे के। तो ये सब बहुत पहले से होता जा रहा है और इससे हमारी कॉपरेशन की, ये क्वेश्चन में आ सकता है, कॉपरेशन, हमारी शेयरिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी वैल्यूज भी उभर कर आती हैं। किसी लॉ ने हमें नहीं बोला था पहले, आजादी से पहले, फिर भी हम ये सब कर रहे थे ताकि ये सब स्किल्स हमारी दिख रही थी कि हम एक दूसरे के लिए कितना कोऑपरेटिव हैं, हम एक दूसरे के लिए रेस्पॉन्सिव, अरे कोऑपरेटिव तो हम हमेशा से हैं। आज मेरा बर्थडे है, गली में किसी की डेथ हो गई, इंसान बर्थडे नहीं मनाता, भले ही उससे कितनी भी लड़ाई चल रही हो, मान लो गली के कोने में हमारी फैमिली की लड़ाई चलती है, डेथ हो गई, पर हम बर्थडे नहीं मनाएंगे क्योंकि हम कोऑपरेटिव हैं, हम उस चीज पे कोऑपरेट करते हैं कि हाँ भाई आपके घर प्रॉब्लम है तो हम नहीं करेंगे खुद से। तो ये सब बहुत पहले से हमारी वैल्यू शो हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की हम बात कर रहे हैं उससे डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ा। देखो एशियंट जो डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन थे उन्हीं से आज की डेट में हमारे इंस्टीट्यूशन बने हैं। जो पहले 10 लोग इकट्ठा होकर बात करते थे, डिसीजन लेते थे, उस फैसले को माना जाता था, वही लॉ बन जाता था, उसी को तो राज्यसभा या लोकसभा का नाम दे दिया हमने आज की डेट में। ठीक है, जो हेड होता था वही तो आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर हो गया। ट्रेडिशन ऑफ कंसल्टेशन, कंसल्टेशन, एक दूसरे से कंसल्ट करना, किसकी क्या राय है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, एक साथ कलेक्ट होके कई लोग होंगे जो एग्री नहीं करेंगे पर ज्यादातर लोग जो एग्री कर रहे हैं उस चीज को मान लेना। पब्लिक पार्टिसिपेशन, आम जनता को इंक्लूड करना, गांव के लोग, आम लोग हैं, घर पे काम कर रहे थे, आ गए कि भाई ये तो गलत हो गया, इसको ठीक करके दो। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, पंचायती राज जाके बना, पंचायती राज आज भी ऐसे ही काम करता है। इससे लोगों के बीच अकाउंटेबिलिटी, जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है, तो अकाउंटेबिलिटी लोगों में मेंटेन हुई। डायलॉग और रेस्पेक्ट फॉर सिटीजन्स, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट भी आई। मॉडर्न डेमोक्रेसी में यही सब तो है, इसी चीज के नए नए नाम रख दिए गए हैं, नए नए इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, पर काम सेम है, तरीका सेम है। तो सभा समिति आज हमारी राज्यसभा लोकसभा बन गई है। गांव में जो हेड होता था वो, जिसको हम गांव का प्रधान, या प्रधान नहीं, गांव का वो सभा समिति के हेड, उसको एक तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर से रिलेट कर सकते हो, है ना। यही सब तो चीजें चल के आ रही हैं। और इंडिया का जो हेरिटेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जो पहले हेरिटेज थी, हमारी शान जिसको बोलते हैं, उन्हीं सबको थोड़ा बहुत चेंज करके आज की डेट में एक प्रॉपर बुक में लिख के समराइज कर दिया है। तो ऐसे पुरानी हमारी सभा समिति वगैरह ने मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या किया है, चेंजेस लाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। चलो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, हमारे देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन डायरेक्ट डिसीजन बनाते हैं। जैसे कोई मुद्दा आ गया कि भाई देश में ये होना चाहिए नहीं है, तो लोग डायरेक्ट वोट करते हैं कि नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। हमारे देश में क्या है, हम नेता या पॉलिटिशियंस को चुनते हैं और वो लोग आपस में रूल बनाते हैं हमारे लिए, वो आपस में ये करते हैं वोटिंग सिस्टम। अगर इंडिया में जीडीपी जो आया था कि भाई सारे टैक्स को हटा के जीएसटी, सॉरी, तो जीएसटी लगाना है, तो वो जो जीएसटी था उसके लिए मैंने डायरेक्ट वोट नहीं किया था कि जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वो डायरेक्ट वोट करेंगे लॉ के लिए, पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में मैंने जिन्हें चुना है वो वोट करेंगे। दूसरा, डायरेक्ट गवर्नमेंट का रोल होता है, इसमें इनडायरेक्ट रोल होता है, जिसको मैंने चुना है वो मेरे काम करेगा, मैं नहीं करूंगा डायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो छोटी छोटी कम्युनिटीज जगह पे होती है, पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो होती है वो लार्ज कंट्रीज में देखी जाती है। इट इज नॉट सुटेबल विद बड़ी बड़ी, जहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं कर पाती, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बड़े बड़े नेशंस और बड़ी पॉपुलेशन में ही काम करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या देखोगे तुम, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर इंसान का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। पर हमारी पॉपुलेशन या इतना है कि भाई आप हमारे यहाँ पे या बड़ी बड़ी कंट्रीज जहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, हर इंडिविजुअल रोज आके एक मुद्दे पे वोट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपने किसी को चुना है, इसीलिए वहां पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जैसे एक्चुअली इंडिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंपेयर पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कि भाई डेमोक्रेसी तो ठीक है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल क्या है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है, हम लोगों को चुनते हैं और वो एक गवर्नमेंट, राज्यसभा बनाते हैं, फिर वो रूल्स बनाते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, जो लोग होते हैं वो पहले तो ग्रुप चुनते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए अलग से वोट होता है। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस नहीं होते,
बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन सब के हम पार्टी को वोट करते हैं। प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट में जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए कोई डायरेक्ट वोट नहीं होते, पर यहाँ पे होते हैं। एग्जीक्यूटिव होता है जो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर रहता है। मतलब हमारे देश में क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कनेक्टेड होते हैं। द प्रेसिडेंशियल इज द हेड। अब देखो देखो हमारे देश में क्या है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर का हेड नहीं होता, पर इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। हमारे यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, मतलब किसी भी मिनिस्ट्री का कोई हेड, रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है। वो मेजोरिटी पार्टी जो होती है लेजिस्लेचर में उससे बनते हैं। पर इसमें देखोगे आप, इसमें जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली अपॉइंट करता है कि कौन किस मिनिस्ट्री को संभालेगा। इसमें द गवर्नमेंट कैन रिमूव इफ द लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर। अगर हमें अपनी पार्टीज या राज्यसभा, सॉरी, लोकसभा पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसको हम हटा भी सकते हैं, जिसको डिसॉल्व करना बोलते हैं, भंग कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड होता है जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भी काम हो रहा है कलेक्टिवली हो रहा है। पर यहाँ पे जो होता है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे काम किया जाता है, पावर सेपरेटली डिवाइड होती है और प्रेसिडेंट के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर्स को आप दे देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेमोक्रेसी कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी एक एग्जाम नहीं है जो मैंने पास कर लिया खत्म हो गया, लाइफ टाइम फ्री हो गया। नहीं, वो हर बार आएगा, बार बार आएगा। जैसे कि सिटीजन मस्ट रिमेन अवेयर, सिटीजन्स को हमेशा अवेयर रहना पड़ता है कि भाई क्या चल रहा है, इसको चुना था, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगली बार क्या करना है, अगली बार इसको चुने नहीं चुने, ये करेगा नहीं करेगा, इसको क्या डांटें इसको या हटा दें, चल एक और मौका दे देते हैं। तो आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा कौन क्या कर रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू प्रोटेक्टिंग राइट। गवर्नमेंट तभी तक चुनी जाएगी जब तक वो राइट्स और हमारी फ्रीडम को, इक्वलिटी को, फ्री और फेयर इलेक्शन, इन सबको मैनेज कर पा रहे। जैसी करप्ट होगी हटा देंगे। तो लगा हटाने के लिए आपको पता तो होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, तो हमेशा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। न्यू चैलेंजेस जैसे कि करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, मिसयूज ऑफ पावर, ये सब डेमोक्रेसी को वीक करते हैं, तो उसके लिए भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। एंड ऑनगोइंग प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन एक्टिव सिटीजन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स। एंड ऑनगोइंग प्रोसेस, कोई प्रोसेस जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने वादा किया 5 साल में ये कर देंगे, 5 लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो चीजें बन रही हैं टाइम लगता है, 5 साल में कर देंगे। तो आपको वो कंटिन्यूस जो चल रहा है उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये बोल ही दिया है कि काम भी हो रहा है। और उसके बाद डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी खत्म नहीं होता। आज एक पार्टी ने कुछ वादे किए, पूरे हो रहे नहीं हो रहे, आपको हर चीज को इंश्योर करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। तो यहाँ पे आपके 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं आई थिंक। लेट मी सी टाइम कितना हुआ है, कितना टाइम हुआ है सर, देखना ज़रा इसमें। अच्छा ओके, 57 मिनट्स। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि 57 मिनट्स अगेन हमने 90 क्वेश्चंस को पूरी तरह बाइंड अप कर दिया है। इसको ध्यान से पढ़िए। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप चैट में लिख सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक हम भेज देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके सेम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन देखना है, नहीं देखना, आप उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे वाले लेक्चर्स आपके आते रहेंगे। जय हिंद। अच्छे से पढ़ें और अपनी कंट्री को प्रोग्रेस करवाएं, और जो आज के पॉलिटिशियंस हैं वैसा ना बने जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उस टाइप का पॉलिटिशियन बने और कंट्री में चेंज लाएं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर क्लासेस, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, वेरी गुड।